जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर विश्वजीत शर्मा। आज मैं फिर आ गया हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये हमारा जो वीडियो है वो यह बताएगा आपको कि जो अभी रिसेंट मिशंस हुए हैं इसरो के, वो क्यों ज़रूरी था हमारे देश के लिए, हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। क्यों पूरे विश्व की नज़र हमारे रिसेंट मिशंस पर है, चाहे चाहे वो आदित्य L1 मिशन हो या उससे पहले चंद्रयान 3 है। तो चंद्रयान 3 की यादें तो आज भी ताज़ा हैं हमारे दिलो-दिमाग पर। तो चंद्रयान 3 में क्या-क्या था, या चंद्रयान 3 की डेट्स क्या थी, कब वो चाँद की सतह पर सक्सेसफुली हम लोगों ने उतारा। तो ये इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं यह डिस्कस करूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है भारत के लिए, या इससे हम क्या अचीव कर लेंगे और ये कैसे हेल्प करेगा इंडिया की आगे आने वाले समय में। तो इस वीडियो के एंड में आपको इतना तो पता चल जाएगा, या आप इतनी दूरदर्शिता के साथ यह कह सकेंगे कि हमारा इसरो कैसा कार्य कर रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, उसके बाद हम आदित्य L1 के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे रिलेटेड है चंद्रयान 3 के साथ, और चंद्रयान 3 कैसे हेल्प कर रहा है आदित्य मिशन को, और आदित्य मिशन कैसे हेल्प करेगा हमारे आने वाले जो मैन्ड मिशन होंगे, जिसमें हम इंसानों को भेजेंगे दूसरे ग्रहों या उपग्रहों पर या अंतरिक्ष की तरफ। तो उन सारे मिशंस पर कैसे हेल्प करेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चंद्रयान 3 के साथ। तो चंद्रयान 3 जो मिशन था, ज़ाहिर-सी बात है, हमने चाँद पर रोवर उतारा, हमने ऑर्बिटर भी छोड़ा जो चाँद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और यह रोवर ऐसी क्या खोज कर रहा है, या रोवर क्या जानकारी इकट्ठा कर रहा है, मैं ये भी बातें नहीं करूंगा। मैं सीधी बातें करूंगा कि 600 करोड़ की प्रोजेक्ट, 600 करोड़ रुपए की अ, राशि को खर्च करना किसी एक प्रोजेक्ट पर, वो भी तब जब एक रिसेंट प्रोजेक्ट हमारा फेल हुआ है, हम कोविड से जूझ रहे हैं, तो हम जी जान लगाकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं। क्यों? हम चाहते तो इसी मनी से दूसरे बाकी भी प्रोजेक्ट, स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट, बाकी कम-कम बजट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते थे। आखिर क्यों एक सिंगल प्रोजेक्ट पर हम इतने पैसे लगाएँ? अब ये जानने से पहले एक छोटे से बेसिक चीज़ों को आपको समझना होगा। वो ये है कि हमें ऐसा क्या मिल रहा है चाँद पर? चाँद ऐसा क्या दे रहा है? तो इतना तो हमें पता है कि चाँद में बहुत सारे खनिजों के, मिनरल्स की खोज की गई है, और वो मिनरल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक चीज़ की खोज जो हमारे चंद्रयान 1 मिशन ने किया, वो है बर्फ की खोज। तो बर्फ की जो खोज हुई, और मैं ये कह सकता हूँ पानी की खोज। तो बर्फ की खोज एक बहुत ही बुनियादी खोज थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज थी, जो कि किसी भी ग्रह या उपग्रह पर हम चाहते हैं उसे मिलना। तो क्यों ज़रूरी है बर्फ हमारे लिए? तो अब हम जब भी स्पेस की तरफ जाते हैं, तो हमें एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। आप देखते हो रॉकेट्स, वो इंजन, व्हीकल, जैसे हमें कहीं जाना रहता है तो हम कार, बस, टेम्पो या कुछ भी हम यूज़ करते हैं, बाइक्स की यूज़ करते हैं, स्कूटर की यूज़ करते हैं। वैसे ही हमें लॉन्च व्हीकल की यूज़ होती है। उस लॉन्च व्हीकल के थ्रू हम स्पेस की तरफ जाते हैं। तो स्पेस की तरफ जाते वक़्त हमें अपना फ्यूल का जो मैक्सिमम हिस्सा है ना, वो खर्च कर देना पड़ता है केवल अर्थ के ग्रेविटी के खिलाफ। यानी अर्थ तो हमें नीचे की तरफ पुल कर रहा है, हमें खींच रहा है अपनी तरफ। तो इसके खिलाफ जाने के लिए, हमें उड़ने के लिए हमें मैक्सिमम फ्यूल खर्च कर देना पड़ता है। तो चाहे वो सॉलिड प्रोपेलेंट है, और हाँ, मैं आपको बता दूँगा कि जब हम भेजते हैं, जैसे चंद्रयान 3 को ही भेजा गया, तो शुरुआत में जो बूस्टर लगे होते हैं, आप देखे होंगे एक सेंट्रल बॉडी होती है, उसके साइड में 2 और बॉडी होती है। तो वो उसे हम बूस्टर कहते हैं, जो साइड में लगी होती है। उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं। सॉलिड मतलब आपको मैं एग्ज़ाम्पल में बता दूँ कि अगर बारूद, हम अगर बम या पटाखों से बारूद निकाल कर उसमें आग लगा दें, तो वो कैसा जलता है? अनकंट्रोलेबल है। क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम फ्यूल, एक अगर बारूद के मैं गोले को ले लूँ और उसे मैं आग लगा दूँ, तो वो एक बार में ही जलेगा पूरा। वो जब तक पूरा ना जल जाए, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर मैं फ्यूल की बात करता हूँ, तो मैं उसे एटोमाइज़ स्प्रे करके, जैसे हम बाइक में चलाते हैं, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि अगर रॉकेट, जो हम दीपावली में रॉकेट जलाते हैं, तो हमने एक बार जलाया और वो सीधा ऊपर चला गया, खत्म हो गया, तब जा कर के वो
खत्म होकर नीचे की तरफ आता है। तो सेम वो बूस्टर्स होते हैं, उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं। एक बार अगर आग लग गई तो हम चाह करके भी नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए स्पेस मिशन को अबॉर्ट नहीं करते हम जब भी ये जा रहा होता है लॉन्चिंग के समय में, क्योंकि इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं। एक बार उसमें आग लग गई तो वो पूरा खत्म होकर के ही वो नीचे आएगा फिर, ठीक है। तो और जो सेंट्रल में होती है उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट होती है, उसे हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो अर्थ के बाद जाने के बाद जो सॉलिड बूस्टर होती है ना, तो उसमें या हम मोटर भी बोलते हैं उसे, तो उस वो इतनी ज्यादा थ्रस्ट पैदा करती है कि हमें एनफ वो पुशिंग फोर्स देती है अर्थ की ग्रेविटी के खिलाफ स्पेस पे जाने के लिए। और जब हम स्पेस में पहुंच जाते हैं जहाँ ग्रेविटी का हमें, तब हम मेन इंजन स्टार्ट करते हैं, जो सेंट्रल बॉडी आप देखते होंगे। तो वहां पर हम हमारे पास लिक्विड प्रोपेलेंट होती हैं, तो हम वहां पर फ्यूल बर्न करते हैं, लिक्विड फ्यूल्स को। तो आते हैं फ्यूल की तरफ। तो हमें पता है कि फ्यूल, जो हम फ्यूल जानते हैं, वो नॉर्मली जो व्हीकल के लिए डीजल, पेट्रोल या सीएनजी हम यूज करते हैं। बट रॉकेट्स में जो है, तो एक इंपॉर्टेंट फ्यूल की अभी फिलहाल इसमें बहुत सारी रिसर्च चल रही है, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐसा फ्यूल है जो काफी इनफ्लेमेबल है, मतलब हाइड्रोजन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है उसका कंबशन, और बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल है। तो हाँ, कंट्रोल करना हमारे पास अभी अभी फिलहाल रिसर्च चल रहे हैं, और सक्सेस भी हो गया कि बहुत सारे ऐसे इंजन्स बनाए गए जिसमें हाइड्रोजन से वो चल रही हैं, एंड उसे हम कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो चांद पर हुई है बर्फ की खोज। अब बर्फ है पानी। अब पानी की फॉर्मूला होती है क्या? H2O, जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके उस पानी को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, तो हमें चांद पर क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, जो है फ्यूल, एंड ऑक्सीजन, जो उस फ्यूल को बर्न करने के लिए यूज होगा, और हम इंसानों को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और बाकी भी चीजों के लिए ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। तो अब हम अगर कोई मैन्ड मिशन ले जाना चाहते हैं मार्स तक, तो हमें तो बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए। और वो फ्यूल, अगर हम बहुत ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ेंगे तो उस फ्यूल को ले जाने के लिए बहुत सारा फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा साइज होगा। तो क्या हो अगर हम यहां से बस चांद तक जाएं, और चांद में वापस रिफ्यूलिंग करके हम मार्स तक या बाकी कहीं जाना है तो जाना। तो इस तरीके से अगर कहीं पर बर्फ की खोज होती है, पानी की खोज होती है, हाइड्रोजन की खोज होती है, ऑक्सीजन की खोज होती है, तो वो हमारे लिए एक रिफ्यूलिंग सेंटर की तरह एक्ट करेगा। वो हमारे लिए एक रिफ्यूलिंग सेंटर की तरह होगा। जैसे हम ट्रांजिट लेते हैं फ्लाइट से, जब कहीं जाते हैं तो बीच में ट्रांजिट लेकर फिर वहां से दूसरा फ्लाइट को पकड़ते हैं, वैसे ही हमारे लिए एक स्टेशन होगा चांद। और जहां से, और एक चीज है कि चांद की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है। मतलब चांद में जितने उड़ने को मुझे फ्यूल लगेगा, उससे 6 गुना ज्यादा फ्यूल लगेगा मुझे। बेसिकली लमसम आप मान सकते हो कि उससे 6 गुना ज्यादा फोर्स मुझे लगेगी ऊपर जाने के लिए। तो चांद से लॉन्च करना बहुत ही आसान है हमें, मीन्स किसी किसी भी उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च करना। तो ये था चंद्रयान की इंपॉर्टेंस। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्यों हमने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए चंद्रयान 3 के बाद, जस्ट आफ्टर चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद। तो हम सक्सेस हो गए, और अब पोल में ही क्यों हमने उतारा? तो आपको ये पता है, अगर इमेजिन कर लो कि पृथ्वी पर कहीं पर बर्फ नहीं मिल रही है और हमें बर्फ चाहिए ही चाहिए, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? कहाँ है बर्फ सबसे ज्यादा? पोल्स, ऑब्वियसली। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो हम जानते हैं, जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में सबसे ज्यादा हमारे पास बर्फ है। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में है, और दक्षिणी ध्रुव में, साउथ पोल में हमारे पास अंटार्कटिका है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बर्फ है। तो चांद में भी अगर बर्फ होगी तो ये दोनों पोल्स पे ही होगी सबसे ज्यादा, है ना? तो बेसिकली हम लोगों ने पोल्स पर उतारा, और बाकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वीडियो। तो लमसम हम ये कह सकते हैं कि हमें एक फ्यूल का जरिया मिल गया है, एक रिफ्यूलिंग स्टेशन की तरह हम चांद को यूज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ आएगी, वो भी मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये था चंद्रयान। अब मैं बात करूंगा आदित्य, जो हमारा नेक्स्ट मिशन हुआ, जो सूर्य से रिलेटेड था, वो कैसे रिलेटेड था और क्यों जरूरी था। तो एक चीज आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारे पास एनर्जी का सोर्स क्या है? सूरज, ठीक है।
सूरज ही चांद को इफेक्ट करता है, सूरज की वजह से ही चांद गर्म सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा ठंड भी होता है, ठीक है। तो सूरज से बहुत सारे रेडिएशंस आते हैं। एक इंफ्रारेड रेडिएशन जिससे हमारी धरती गर्म होती है, एक लाइट, जो लाइट हम देखते हैं, बेसिकली लाइट एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है। बाकी भी बहुत सारे रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा अल्फा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, बहुत सारे रेडिएशंस निकलती हैं। और मास भी निकलती है वहां से। क्या होता है कि सूरज का सरफेस बहुत अनस्टेबल है, तो वहां से ना ब्लास्ट होती है, जिसको कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। तो वो ब्लास्ट ऐसी होती है कि आप समझ लो कि उसमें दो चार चांद समा जाए, इतने बड़े। सूरज तो काफी बड़ा है पृथ्वी से, तो उसके छोटे से ब्लास्ट भी इतनी बड़ी होती है कि स्केल में कि वो चांद के बराबर हो। तो उससे ना इतनी जोर से ब्लास्ट होती है कि उससे मास इजेक्ट होती है। मतलब आप समझ लो कि उतनी सारी गर्म गैसेस और मास, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और बहुत सारा रेडिएशन इजेक्ट करती है। और वो इजेक्ट करेगी जिस डायरेक्शन में, कभी कभी वो अर्थ की तरफ इजेक्ट करती है। जब वो अर्थ की तरफ आती है तो पूरी कंप्लीट फेलियर होती है। आप अगर ये सर्च करोगे अभी तो आपको पता चल जाएगा कब कब हमारे पास इलेक्ट्रिक फेलियर हुई है उसकी वजह से। अ, हमारे यहाँ का तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्पेस में हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, उनके सेंसर्स हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो अगर हम स्पेस मिशन करना चाहते हैं तो हम इनसे बचना चाहेंगे, क्योंकि अर्थ का क्या है ना कि अर्थ के आसपास को तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बचा लेता है, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के छत्र छाया में जो भी सैटेलाइट्स हैं वो बच जाएंगे। लेकिन अगर हमें स्पेस मिशन करना है तो और भी बहुत सारे सेंसर्स होंगे हमारे बाहर एक्सपोज सूरज के सामने में। तो भाई उसकी स्टडी तो करनी पड़ेगी। हम केवल ऐसा नहीं है ना चांद से रिफ्यूल करके हम उड़ जाएं मंगल ग्रह की तरफ। बीच में जो ट्रैफिक आने वाली है, बीच में जो एक तरीके से हम, अगर हमें पता है कि बीच में बारिश होगी या कुछ तूफान आएगा, तो हम उसके लिए भी तैयारी करके चलेंगे ना उस जगह में। तो वैसे ही तूफान की, सोलर स्टॉर्म की तैयारी हम करना चाहते हैं। तो हम उसका आकलन करने के लिए हमने क्या किया है, अर्थ पृथ्वी से थोड़ी दूर, इतनी दूर हम जा अपने सैटेलाइट को, आदित्य को भेजे हैं, ताकि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ना आए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली सूरज को से आती हुई जो भी गैसेस हैं, किरणें हैं, रेज हैं, मीन्स और एनर्जी हैं, उनको वो सही आकलन कर पाए, उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाए एंड वो डेटा हमें भेजे, ताकि हमारे फ्यूचर स्पेस मिशन में जितने भी सेंसर्स की यूज करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज करेंगे हम, तो वो अ, हम सक्सेसफुली वो कर ले। और ये जानकारी, और क्यों भारत को कैसे फायदा हो, ये जानकारी लोग लोग जो खर्च करते हैं वो जानकारी के ऊपर करते हैं, क्योंकि एक साथ हम बैक टू बैक अगर मिशन करेंगे तो हम वो पहले नेशन बनेंगे, हम वो पहले ग्रुप्स में होंगे जो जिनके पास इतनी जानकारी होगी। और ये तो है कि आने वाली जो पीढ़ी होगी, और आने वाली पीढ़ियों की जो सबसे ही हॉट टॉपिक होगी उनके बीच में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी एडवांसमेंट होगी वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही होगी। और आज भी हमारे जितने भी मोस्ट एडवांस्ड, चाहे आप रोबोट्स बोल लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोल लो, वो सारे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही लग रही हैं, क्योंकि वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वहां एक बार में ही मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज लगे होते हैं स्टेक पे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी चंद्रयान मिशन एंड आदित्य L1 मिशन क्यों जरूरी था। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि L1 क्या है इसमें। तो L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट। तो अगर आप मान लो कि अ, अब सैटेलाइट जो हम प्लेस कर रहे हैं सूरज और पृथ्वी के बीच में, जो सूरज से आती हुई किरणों को जांचेगा कि क्या है, तो जो भी हो, तो अब वो कितनी दूरी पर रहेगा। तो अब इमेजिन करो वो सूरज और अर्थ के बीच में, तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रहा है और सूरज अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसे डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि वो बैलेंस्ड रहे। ऐसे तो वो सूरज की तरफ जाएगा ही, लेकिन जो भी हमें मैक्सिमम समय मिल पाए। तो बेसिकली लैग्रेंजियन सिस्टम बोलते हैं उसे। तो दो बॉडी सिस्टम का, दो ग्रेविटेशनल बॉडी का जो सिस्टम होता है, उसके बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट बनते हैं। ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर बॉडी स्टेबल कंडीशन में रह सकता है। तो हम फर्स्ट लैग्रेंजियन पॉइंट पे इसको सिचुएट कर रहे हैं, जहां पर जो अर्थ और सन के बीच में है। और वो दूरी कितनी है, वो अर्थ से लगभग 1% ऑफ सोलर डिस्टेंस के बराबर है। लगभग सूरज से हमारी डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। तो वो लगभग आप मान लो कि 15 लाख किलोमीटर
सूर्य की तरफ हम उसे प्लेस किया और अभी न्यूज़ आई 1 हफ्ते पहले कि सक्सेसफुली हमने उसे प्लेस कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। तो इसी के साथ मैं विश्वजीत शर्मा तो आपसे विदा लेता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ हट के कुछ नई जानकारी मिली होगी और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नए वीडियो के साथ फिर से बहुत जल्दी ही हाज़िर होऊँगा और अ, आपके दिमाग पर कुछ भी डाउट्स हो और अगर आपका आप चाहते हो कि मैं और अच्छा आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो आप अपने आइडियाज़ को कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ मैं विश्वजीत शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।